तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक लॉ को एनालाइज किया है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और उसी के साथ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक जनरलाइज फॉर्म डिस्कस किया जिसको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बोलते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स जो पीओएसी के बेसिस पे नहीं सॉल्व हो पाती उनको सॉल्व करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड, ठीक है। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट कंपोजिशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever two or more than two elements, combine together in fixed proportion by mass, then a fixed compound combined together in fixed proportion by mass, then a fixed compound is produced. Compound is produced. Combined together in fixed proportion by mass, then a fixed compound is produced. Then देखो, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से अगर हमें H2O प्रोड्यूस करना है तो H2O को प्रोड्यूस करने के लिए 2 पार्ट बाय मास यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का और 16 ग्राम ऑक्सीजन का कंसिडर करेंगे, ठीक है। 2 ग्राम हाइड्रोजन का अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन नेम हाइड्रोजन को क्यों दिया गया आपको पता है? वाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन? हाइड्राजेना, ये दो टर्म है जिनसे ये नेम जो है डिफाइन हुआ। हाइड्रा मीन्स होता है वाटर, जेना मीन्स जनरेट करने वाला, जो वाटर को जनरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजेना, यानी कि हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर है? देखो बेसिकली ये जो हाइड्राजेना जो नेम था, इस नेम को सबसे पहले डिफाइन किया लेवोजियर ने, ठीक है। इससे पहले हाइड्रोजन को बर्निंग एयर बोला जाता था। हाइड्रोजन को बेसिकली कैवेंडिश ने लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया और हाइड्रोजन का नाम उन्होंने बर्निंग एयर बोला, ठीक है। बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो फिर वो बर्न करने लगते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हाइड्रोजन को स्टार्ट में बर्निंग एयर बोला गया। बाद में लेवोजियर ने देखा कि हाइड्रोजन की हेल्प से हम वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका एक और नाम उन्होंने डिफाइन किया, हाइड्रोजेना, जो कि बाद में हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। पानी में आग इस वजह से लगती है कि पानी में अगर आप हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दो, ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करके
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उस सिचुएशन में अगर आप कंसीडर करो तो वहां पे बेस का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इस वजह से बोलते हैं पानी में आग लग जाती है, ठीक है। जैसे सोडियम में अगर नॉर्मल वाटर है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, आग नहीं लगती क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है। क्या देखो बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना इजिली रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सर्टेन रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड है, उसमें सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है अगर आपने वाटर के अंदर रखा हुआ है तो वहां पे टेम्परेचर उस रेंज में नहीं होगा जिस रेंज में रिएक्शन होती है, तो इस वजह से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। तो अगर आपको वाटर प्रोड्यूस करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 मास रेशियो में कंबाइन कराना होगा, क्लियर है। ऐसे अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो एल्यूमिना Al2O3, तो एल्यूमिना को प्रोड्यूस करने के लिए दो एलिमेंट रिक्वायर्ड है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, ठीक है। इट मीन्स अगर आप 54 ग्राम एल्यूमिनियम का एंड 48 ग्राम ऑक्सीजन का अगर रिएक्ट कराते हो तो एल्यूमिना प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। आप बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा, 26 से कैंसिल हो जाएगा, 9:8। अगर इस मास रेशियो में आप इनको कंबाइन कराते हो तो एल्यूमिना प्रोड्यूस होगा। मीन्स अगर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास कंबाइन कराते हो तो एक फिक्स्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन। बट इस लॉ की बहुत सारी लिमिटेशन है, ठीक है, लिखो। वैसे इस लॉ को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि अगर हम एक कंपाउंड को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू फॉर्म करते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी मेथड के थ्रू हम उस कंपाउंड को प्रोड्यूस करें, उसका केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगा। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन का ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, आप इसको पहले लिख लो, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट लिखिए, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, the chemical composition of a compound is independent, the chemical composition of a compound is independent from its method of formation, independent from its method of formation, ठीक है। एक कंपाउंड को आप किसी भी मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करो, उसका केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो। लिमिटेशन में लिखिए, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस लॉ इज नेवर फॉलोड, दिस लॉ इज नेवर फॉलोड इन केस ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स, इन केस ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स, आइसोमर्स के केस में यह लॉ कभी फॉलो नहीं होता। दिस लॉ इज नेवर फॉलोड इन केस ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स। आइसोमर्स नाम सुना है आपने, क्या होते हैं? जिनके जो कार्बन एटम और सेम एटम से घिरा होता है, जो कार्बन एटम सेम एटम से घिरा होता है, जो हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन सेम एटम से घिरा होता है, वो आइसोमर है। आइसोमर्स क्या होते हैं?
कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, ड्यू टू विच possess डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को C2H6O, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है CH3CH2OH, इस कंपाउंड को बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड ये है CH3OCH3, मिथाइल ओ मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल ओ मिथाइल। तो अब देखो तीन एलिमेंट इन्वॉल्व है यहां पे, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का कितना पार्ट है, 24 पार्ट, हाइड्रोजन का 6 पार्ट, ऑक्सीजन का 16 पार्ट। मींस अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 12:3:8 अगर इस मास रेशियो में कंबाइन कराते हो, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन बोलता है कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, एक फिक्स्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, जबकि यहां पे दो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप एलिमेंट्स को फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास कंबाइन कराते हो तो फिक्स्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, यहां पे तो दो कंपाउंड बन रहे हैं। इट मींस यहां पे लॉ फॉलो नहीं हो रहा। और मैं आपको बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिनके मिलियंस आइसोमेरिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप 18 कार्बन का, अगर आप C18H38 को कंसिडर करते हो, C18H38 उसके 37,000 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो कार्बन 20 तक पहुंचते पहुंचते ये काउंटिंग मिलियंस में पहुंच जाती है। हाँ, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे कंपाउंड्स एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग इतने सारे कंपाउंड्स और हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी दूसरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। इट मींस उन सारे कंपाउंड्स में ये लॉ फॉलो नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि ये लॉ का, इस लॉ का अगर हम एप्लीकेशन देखें तो बड़ा लिमिटेड एप्लीकेशन है, ठीक है। जब 100-200 कंपाउंड का पता था तब तक तो ये सब कुछ सही था, बट जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काम स्टार्ट हुआ तब देखा गया कि ये लॉ तो फॉलो ही नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस लॉ की कि आइसोमेरिक कंपाउंड्स में ये लॉ कभी फॉलो नहीं होता। सेकंड लिमिटेशन नोट करो, this law is never followed in case of compounds involving isotope of same element, involving isotope of same element, ठीक है। जैसे अगर आप कंसिडर करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो एक ऑर्डिनरी CO2 जो हम कंसिडर करते हो उसमें कार्बन 12 प्रेजेंट होता है, बट एक CO2 ये भी होता है जिसमें कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। अब अगर आप यहां पे मास प्रोपोर्शन देखो कार्बन और ऑक्सीजन का इसके अंदर, तो क्या है, 12 पार्ट कार्बन एंड 32 पार्ट ऑक्सीजन, ठीक है। मींस 3:8 मास रेशियो में अगर आप कंबाइन करा रहे हो तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि अगर आप यहां पे देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास प्रोपोर्शन कुछ और है, 14:32, ठीक है, 7:16। इस मास रेशियो में जब आप कंबाइन करा रहे हो तो भी CO2 बन रहा है। इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, बट दोनों में अलग अलग आइसोटोप प्रेजेंट है। तो आइसोटोप, अगर डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट है सेम एलिमेंट के, तो वहां पे ये लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन।
जरा वर्कशीट देना। अब जरा देखो डे 5 क्वेश्चन नंबर 1, डे 5 क्वेश्चन नंबर 1। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला 6.488 ग्राम ऑफ लेड combines directly with 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड परऑक्साइड। लेड को हमने कंसिडर किया और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोड्यूस होता है लेड परऑक्साइड PbO2। तो यहां पे बोला है 6.488 ग्राम लेड का इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन का 1.002 ग्राम। ठीक है, बोला लेड परऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। देखो ये तो एक मेथड हो गया लेड परऑक्साइड के फॉर्मेशन का, यहां पे इनका कंपोजिशन मास प्रोपोर्शन हमें पता चल गया। अब इसको एक और तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोला लेड परऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38%। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करके लेड पेरोक्साइड बनाते हैं ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट करके जब लेड पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो इस लेड पेरोक्साइड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, percentage of oxygen in PbO2 is equal to 13.38%। तो आपको प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि ये सब कुछ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग है। तो आप ये देख लो कि भाई यहां पे लेड का ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। ठीक है, यहां पे परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहां पे परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी गिवन है। अगर दोनों में परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल आता है मींस लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो हो रहा है। समझ आया, एक ही कंपाउंड को हमने अलग अलग मेथड के थ्रू फॉर्म किया, किसी भी मेथड के थ्रू हम कंपाउंड को प्रोड्यूस करें उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन in first case is equal to कितना हो जाएगा 1.002 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना होगा 6.488 प्लस 1.002 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करके देखो 13.38 आता है, इट मींस लॉ फॉलो हो रहा है। समझ में आया? तो यही मेथड आप ऑप्ट करोगे लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन को वेरीफाई करने के लिए। कहां पे PbO2, हाँ PbO2 है, नीचे भी PbO2 ही है। वो तो हमने एलिमेंट खाली लिखा है, कौन कौन से एलिमेंट से कंपाउंड बना है। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन से है, लेड एंड ऑक्सीजन। थर्ड लॉ लिखिए, याद रखना लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन की लिमिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ के सिग्निफिकेंस के कंपेयर में।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever two elements combines to form more than one compounds, then the different masses of one element, which combines with a fixed mass, of other element bear a simple ratio, bear a simple ratio, which combines with fixed mass of other element, bear a simple ratio। ठीक है, तो अगर हम दो एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं और दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कई सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइक अगर हमने कंसिडर किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है H2O और एक कंपाउंड बनता है H2O2। ठीक है, वाटर प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब अगर आप वाटर के केस में देखो तो 2 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन का होगा एंड 16 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन का होगा। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंसिडर करते हो तो 2 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन का होगा एंड 32 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन का होगा। तो यहां पे इसका मास प्रोपोर्शन फिक्स है, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का मास वैरी कर रहा है। तो ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है, अगर आप इस रेशियो को कंसिडर करो तो ये क्या है, 1:2। इट इज अ सिंपल रेशियो। ठीक है, इट मींस यहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। हाँ, सिंपल रेशियो मींस, होल नंबर रेशियो मींस ऐसे नंबर का रेशियो जो फर्दर डिविजिबल नहीं है। जैसे 2/4 को आप सिंपल रेशियो नहीं बोल सकते, 5/10 को सिंपल रेशियो नहीं बोल सकते। ठीक है, 3/9 को सिंपल रेशियो नहीं बोल सकते। 3/9 अगर है तो सिंपल रेशियो होना चाहिए 1/3। अगर 5/10 है तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, होल नंबर रेशियो। ऐसे देखो, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन को, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एक तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक कंपाउंड और प्रोड्यूस होता है कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड। अब अगर आप फर्स्ट कंपाउंड को देखो तो यहां पे 12 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन का है और 16 पार्ट बाय मास, नहीं, 12 पार्ट बाय मास कार्बन का है और 16 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन का है। सेकंड कंपाउंड को अगर आप देखो 12 पार्ट बाय मास कार्बन का है और 32 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन का। थर्ड कंपाउंड में अगर आप देखो 36 पार्ट बाय मास कार्बन का है और 32 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन का। अब आप किसी एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर लो। आप चाहो तो कार्बन को भी फिक्स कर सकते हो, आप चाहो तो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते हो। मैं दोनों को फिक्स करके आपको दिखाता हूं। अगर हम ऑक्सीजन का मास को फिक्स कर रहे हैं तो ये वाले, इन दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 और यहां पे कितना है, 16। इसी मास को डबल कर लो। अगर आपने इसको डबल किया इसको भी डबल करना पड़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में दूसरे एलिमेंट का मास को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप देखो, ऑक्सीजन का मास फिक्स हो गया, कार्बन के मास का रेशियो क्या है, 12 से डिवाइड हो जाएगा ये तीनों नंबर।
अगर 12 से डिवाइड होता है तो क्या मिलेगा? 2:1:3, 2:1:3. इट इज अ सिंपल रेशियो. ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होते हैं. अब अगर आप इसको कार्बन का मास को फिक्स अगर आप इसको कार्बन का मास को फिक्स करके वेरीफाई करते हो तो भी आप देखोगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा. तो अगर आपको कार्बन का मास फिक्स करना है तो यहां पे आप चाहो तो इसको 1/3 कर दो या इन दोनों वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर है? अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 into 3 तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है, यहां पे कार्बन का मास तो आपने फिक्स कर लिया, अब ऑक्सीजन के मास का रेशियो आपको देखना है. तो ये नंबर डिविजिबल है 16 से, तो क्या हो जाएगा? 3:6:2. ठीक है, 3:6:2. इट इज ऑल्सो अ सिंपल रेशियो. मीन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है. ठीक है, ऐसे अगर आप इन कंपाउंड्स को कंसिडर करते हो, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ सल्फर डाइऑक्साइड और एक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का 32 पार्ट है और ऑक्सीजन का भी 32 पार्ट है. सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का 32 पार्ट है और ऑक्सीजन का 48 पार्ट है. ठीक है, सल्फर का मास फिक्स हो गया, ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा है. इनके मासेस का रेशियो अगर आप देखो तो 2:3 बनता है. इट इज अ सिंपल रेशियो. ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर सकते हैं. अगर आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2, आपका टेस्ट अनाउंस्ड है या नहीं? केमिस्ट्री का टेस्ट अनाउंस नहीं है? मैंने तो बताया था आपको, लास्ट क्लास में बोला था ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक पूछा जाएगा. आज की क्लास में जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है, ये काम मेरा नहीं है.
तो यहां पे बोल रहे हैं कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को कंसिडर कर रहे हैं, ऑक्साइड 1 एंड ऑक्साइड 2। बोले विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कितना है 42.9% और सेकंड में कितना है 27.3%। अगर 42.9% कार्बन का है तो ऑक्सीजन का कितना होगा 57.1% और यहां पे कितना होगा 72.7%, ठीक है। तो आप यहां पे किसी एक एलिमेंट का मास प्रोपोर्शन को फिक्स कर लो। भाई आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर इसका 42.9 ग्राम है उससे इसका कितना रिएक्ट कर रहा है 57.1 ग्राम, तो 42.9 से 57.1 तो 1 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा 57.1 अपॉन 42.9, ठीक है। अगर आप इसका 1 ग्राम कंसीडर करते हो तो इसका कितना रिएक्ट करेगा 57.1 अपॉन 42.9। ऐसे यहां पे अगर इसका 1 ग्राम कंसीडर करते हो तो 27.3 ग्राम से 72.7 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा 72.7 अपॉन 27.3। तो इसमें कार्बन का मास हमने फिक्स कर लिया। अगर कार्बन का मास फिक्स है तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल रेशियो होना चाहिए। तो आप यहां पे लिखोगे मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड 2। ये वैल्यू क्या आ गई 57.1 इंटू 27.3 डिवाइडेड बाई 42.9 मल्टीप्लाइड बाई 72.7। आप इसको सॉल्व कर लो। अगर ये वैल्यू सिंपल रेशियो आती है मींस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज किया जा सकता है। 1/2। एग्जैक्टली 1/2 आता है अप्रोक्सीमेटली।
आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, कॉपर मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट को अगर आप देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट को, तो उसकी मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हम यहाँ पे ये जूम कर लेते हैं भाई, दो कॉपर के दो ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो फिक्स होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी, अगर हम वैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, ठीक है। और हमने कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक केस में एक्स एज्यूम कर दिया और एक केस में वाई एज्यूम कर दिया। इसका मतलब कि यहां पे दो ऑक्साइड बनेंगे, एक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जिसमें ये वैलेंसी कॉपर के साथ और ये वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ होगी। अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, उस कंपाउंड में उन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेशियो को अगर आप देखो तो वो उनके वैलेंसी के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने एक एलिमेंट कंसिडर किया ए, एक एलिमेंट आपने कंसिडर किया बी, अगर ए की वैलेंसी है एक्स, बी की वैलेंसी है वाई, आप इसको इस तरीके से देखो, एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, ठीक है। एलिमेंट ए की वैलेंसी है एक्स, एलिमेंट बी की वैलेंसी है वाई। अब जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा उसमें ये जो बी की वैलेंसी है वो ए के साथ और जो ए की वैलेंसी है वो बी के साथ अपीयर होगी। तो कंपाउंड यहां पे प्रोड्यूस होना चाहिए ए वाई बी एक्स। समझ आया? तो इस तरीके ये एक तरीका होता है कंपाउंड का फॉर्मूला डिटरमाइन करने का। जैसे देखो, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3। अब जो कंपाउंड बनेगा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, वो कंपाउंड क्या होगा Al2 होता है। समझा? अगर फास्फोरस है
और ऑक्सीजन है। फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है 5 भी होती है, ठीक है। फास्फोरस की अगर मान लो वैलेंसी हम 5 कंसीडर कर रहे हैं और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कंसीडर कर रहे हैं, कंपाउंड क्या बनेगा? P2O5, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे। हमने बोला कॉपर और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट है। कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी ऑब्जर्व होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। कॉपर की वैलेंसी एक कंपाउंड में हमने X एज्यूम किया, दूसरे कंपाउंड में Y एज्यूम किया, तो कंपाउंड्स क्या होंगे? यहां पे जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा Cu2OX और ये कंपाउंड क्या होगा? Cu2OY, ठीक है। Cu2OX एक कंपाउंड है और Cu2OY दूसरा कंपाउंड है। कॉपर की वैलेंसी फिक्स नहीं होती। नहीं, फिक्स नहीं होती। क्यूप्रस और क्यूप्रिक दो टाइप के कंपाउंड हैं जिनको कॉपर प्रोड्यूस करता है, क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। ऐसे आयरन को अगर आप देखो, आयरन की भी कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फेरस एंड फेरिक, ठीक है। तो हमने एक ऑक्साइड कंसिडर किया Cu2OX, इस ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। अगर इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो प्रोड्यूस होगा कॉपर प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसे दूसरा ऑक्साइड हमने लिया Cu2OY, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो प्रोड्यूस होगा कॉपर प्लस H2O, ठीक है। दोनों ऑक्साइड का हम 1 ग्राम कंसिडर कर रहे हैं। वन ग्राम दोनों ऑक्साइड का कंसिडर किया और इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो फर्स्ट केस में कॉपर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका अमाउंट है 0.888 ग्राम और सेकंड केस में 0.799 ग्राम, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इस 1 ग्राम में कॉपर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है? 0.888 और यहां पे 1 ग्राम में 0.799। तो कॉपर और ऑक्सीजन का मास प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो Cu2OX एंड Cu2OY, कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर का फर्स्ट कंपाउंड में अमाउंट है 0.888, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.888 कितना हो गया? 0.112, ठीक है। और सेकंड केस में क्या है? 0.799, तो कितना हो जाएगा? 0.201, ठीक है। अब किसी एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर लो। अगर 0.888 ग्राम से इसका 0.112 ग्राम रिएक्ट करते हैं तो 1 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा? 0.112 अपॉन 0.888, ठीक है। यहां पे अगर हम इसका 1 ग्राम को कंसीडर करें तो 1 ग्राम से इसका कितना रिएक्ट करेगा? 0.201 अपॉन 0.799, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मास ऑफ ऑक्सीजन इन Cu2OX डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन Cu2OY इज इक्वल टू 0.112 मल्टीप्लाइड बाय 0.799 डिवाइडेड बाय 0.888 मल्टीप्लाइड बाय 0.201, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये सिंपल रेशियो आएगा।
कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज करना पड़ेगा? बिकॉज जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है और कुछ न कुछ एरर होगा क्वांटिटी के मेजरमेंट। क्या रहा है? 1:5। वन इज टू टू लग रहा है। हाँ 1:2 होना चाहिए। भाई देखो ये वैल्यू और इस वैल्यू को अगर आप देखो तो ये डबल के करीब है, ठीक है। और ये मतलब अगर आप इस क्वांटिटी को देखो तो ये डबल से थोड़ी कम होगी और इधर वो गैप कंपनसेट हो जा रहा है, तो ये वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, बस इसी तरीके से अप्रोक्सीमेट लमसम वैल्यू लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9। किसको? भाई देखो अगर आप इसको कंसीडर करते हो 0.1005 तब ये वैल्यू डबल है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को आपने कम किया, ठीक है। अगर आप इस क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो वो टर्म जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, जितना कम किया वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी? अगर वो इंक्रीज करेगी तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। अभी ये अप्रोक्सीमेटली 0.8 है और ये वैल्यू 0.9 है, वो जो डिफरेंस है 0.1 यूनिट का डिफरेंस है वो इधर से कंपनसेट हो जाएगा। अब कैलकुलेटर यूज करके देखो, कैलकुलेट करके तो आपको ये वैल्यू 0.5 के आसपास दिखाई पड़ेगी, बट यूज मत करना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। क्या? हाँ 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 एकदम। लिथार्ज आगे फॉर्मूला गिवन है।
अगर आप लेड को हीट करते हो एयर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो इससे कंबाइन करके क्या बना लेगा, पीबीओ बना लेगा। तो इस कंपाउंड में बोल रहा है कि हमने 10 ग्राम लेड का यूज किया और उससे 10.78 ग्राम लिथार्ज का प्रोड्यूस हुआ। तो डिफरेंस जो होगा इन दोनों के मास में वो ऑक्सीजन का वेट होगा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया 0.78 ग्राम। अब देखो सेकंड केस में बोल रहे हैं 9.775 ग्राम ऑफ रेड लेड। रेड लेड है PB3O4। पॉइंट 9.775 ग्राम ऑफ रेड लेड yielded on strong heating 9.545 ग्राम ऑफ लिथार्ज। अगर आप इसको हीट करते हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, PbO प्रोड्यूस होगा प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, PbO प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पे रेड लेड का अमाउंट गिवन है 9.775 ग्राम। ठीक है, और लिथार्ज का जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, 9.545 ग्राम। नहीं ये नहीं बोला जाता। 9.775 ग्राम ऑफ रेड लेड yielded on strong heating on strong heating 9.545 ग्राम ऑफ लिथार्ज। वैसे ये होना नहीं चाहिए, नहीं ये रिएक्शन सही बोल रहा है, ये रिवर्स होनी चाहिए। ये रिएक्शन रिवर्स होनी चाहिए। PbO प्लस O2 गिव्स PB3O4। ठीक है, तो रेड लेड का जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है वो है 9.775 ग्राम और लिथार्ज का जो अमाउंट हम यूज कर रहे हैं वो है 9.545 ग्राम। तो जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, कितना है, 0.23 ग्राम। अब देखो लिथार्ज का कंपोजिशन, लिथार्ज में लेड और ऑक्सीजन का कंपोजिशन ऑलरेडी पता है। क्लियर है भाई, यहां पे लेड और ऑक्सीजन का कंपोजिशन पता है और जितना भी लेड लिथार्ज के अंदर है वही लेड इसके अंदर भी होगा। समझ है, जो भी लेड लिथार्ज के अंदर प्रेजेंट है वो सारा लेड इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो आप इससे लिथार्ज, ये रेड लेड के अंदर लेड का कंपोजिशन निकाल सकते हो। वो आपको उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 4.87 ग्राम ऑफ लेड परऑक्साइड गेव ऑन हीटिंग 4.545 ग्राम ऑफ लिथार्ज। अगर लेड परऑक्साइड को हीट करते हैं नहीं, यहां पे बोल रहा है कि लेड परऑक्साइड गेव ऑन हीटिंग मींस ये देता है लिथार्ज। ठीक है, नहीं थोड़ा सा इसकी मीनिंग को आप समझो। बोल रहा है 4.87 ग्राम ऑफ लेड परऑक्साइड गेव ऑन हीटिंग 4.545 ग्राम ऑफ लिथार्ज। मींस अगर इसको हीट करते तो लिथार्ज बनता है। नहीं, सेकंड केस में यील्डेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि रेड लेड
रेड लेड को जब हम हीट करते हैं तो उस सिचुएशन में लिथार्ज प्रोड्यूस होता है। वैसे इसे क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअल मीनिंग आपको समझनी पड़ेगी। अगर लेड पेरोक्साइड को हीट कर रहे हैं तो लिथार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो लेड पेरोक्साइड का अमाउंट हमने यूज किया 4.87 ग्राम। तो ऑक्सीजन की जो यूटिलाइजेशन होगी वो एटमॉस्फेयर से होगी, एटमॉस्फेरिक। बेसिकली क्या है कि आप एक कंपाउंड को डिकम्पोज भी तो कर सकते हो। अगर जैसे लेड पेरोक्साइड है, आप हीट करोगे तो वो लिथार्ज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिकम्पोजिशन है। और एक होता है कि कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अगर हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वहां पे फर्दर ऑक्सीडेशन के चांसेस भी होते हैं। अगर आप लेड पेरोक्साइड को कंसीडर कर रहे हैं तो लेड पेरोक्साइड को जब आप डिकम्पोज करोगे तो उस सिचुएशन में एक तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर उसको थर्मली डिकम्पोज करोगे तो वो ये लिथार्ज में कन्वर्ट होगा और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। तो आप इन तीनों कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड है? लिथार्ज है, रेड लेड है और लेड पेरोक्साइड है। तीनों में लेड और ऑक्सीजन का अमाउंट निकालो, कंपोजिशन निकालो और फिर आप वेरीफाई करो लॉ को। अब जैसे आपको रेड लेड में लेड का अमाउंट निकालना है तो आप कैसे इसको एनालाइज करोगे? यहां पे देखो 10.78 ग्राम, ठीक है। 10.78 ग्राम ऑफ लिथार्ज कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ लेड, ठीक है। 10.78 ग्राम कंटेन्स 10 ग्राम, तो 1 ग्राम कंटेन्स 10 अपॉन 10.78 ग्राम, ठीक है। तो 9.545 ग्राम कंटेन्स 10 अपॉन 10.78 इंटू 9.545। ये पूरा लेड इसके अंदर होगा। क्लियर है? तो लेड का अमाउंट मिल गया आपको, जो रेस्ट अमाउंट होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन का अमाउंट और लेड का अमाउंट इसमें मिल गया। इसी तरीके से आप यहां पे देख लो 1 ग्राम ऑफ दिस नहीं 1 ग्राम ऑफ लिथार्ज कंटेन्स 10 अपॉन 10.78 ग्राम ऑफ लेड। तो यहां पे देखो 1 मिनट, यहां पे 4.545 ग्राम है। तो 4.545 ग्राम में कितना ग्राम लेड का होगा वो मिल जाएगा आपको। वही अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, रेस्ट अमाउंट ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों में लेड और ऑक्सीजन का कंपोजिशन मिल जाएगा।
रेड लेड के अंदर लेड का अमाउंट इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो जाएगा 9.775 माइनस दिस वैल्यू, टोटल अमाउंट 9.775 ग्राम है, तो 9.775 माइनस अमाउंट ऑफ लेड। ऐसे ही थर्ड केस में आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। थर्ड केस में क्या हो जाएगा 10/10.78 इंटू 4.545 ग्राम, ये हो गया लेड का। तो 4.87 माइनस दिस वैल्यू क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके बाद आपको किसी एक एलिमेंट का अमाउंट को फिक्स करके आगे की एनालिसिस करनी होगी। कुछ नहीं समझ में आया। यहां पे देखो महान 10.78 ग्राम लिथार्ज है, इसके अंदर लेड का अमाउंट कितना है 10 ग्राम। तो 10.78 ग्राम में 10 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 10/10.78, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम में 10/10.78 है तो 9.545 ग्राम में कितना होगा, तो 10/10.78 इंटू 9.545, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो 1 ग्राम में 10/10.78 है, तो 4.545 ग्राम में कितना होगा 10/10.78 इंटू 4.545 ग्राम। सेम अमाउंट लेड पेरोक्साइड में होगा और वही अमाउंट यहां पे रेड लेड के अंदर होगा। तो उसको सब्ट्रैक्ट करके आप ऑक्सीजन का अमाउंट कैलकुलेट करो। अब इसको घर पे आराम से कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। प्रोसीजर क्लियर हो गया। चलिए नोट करिए फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रायंगल और ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस, इसमें ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। आगे चल करके हम जितने भी टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप के टाइट्रेशन होंगे, आप प्रैक्टिकल्स भी करोगे स्कूल में, तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, सारे टाइट्रेशन इसी लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को। और इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब इस बार भी आईआईटी एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से बेस्ड, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बेसिकली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एक जनरलाइज फॉर्म है। वैसे ही जैसे कि
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जनरलाइज फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे पीओएसी मैंने आपको बताया वो जनरलाइज फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, वैसे ये भी एक जनरलाइज फॉर्म है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। तो पहले तो आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट लिखो, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever definite mass of an element A combines with two other elements B and C to form respective compounds, then their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C which combines with fixed mass of A, तो यहां पे बोल रहे हैं कि अगर हम तीन एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी, ठीक है, ए बी सी तीन एलिमेंट है। लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम इनको एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अरेंज करते हैं तीनों एलिमेंट, ठीक है। यहां पे हमने बोला कि ए है फिक्स्ड एलिमेंट, ए बी से कंबाइन करता है और एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है ए एक्स बी वाई, ठीक है। अगर ए बी से कंबाइन करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है ए एक्स बी वाई, ऐसे ही ए सी से कंबाइन करके कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है ए एक्स सी जेड। तो जब बी और सी आपस में कंबाइन करेंगे तो मान लो ये कंपाउंड प्रोड्यूस होता है बी वाई सी जेड, ठीक है। तो इस कंपाउंड के अंदर बी और सी के मास का जो रेशियो होगा वो वही मास रेशियो वो या तो इस मास रेशियो के इक्वल होगा जो फिक्स्ड मास ऑफ ए से कंबाइन करता है, या उस मास रेशियो का सिंपल रेशियो के इक्वल होगा। जैसे अगर हमने बोला कि यहां पे WA ग्राम ए का हमने फिक्स किया हुआ है, WA ग्राम ऑफ ए अगर कंबाइन करता है WB ग्राम ऑफ बी से और प्रोड्यूस होता है ये कंपाउंड, ऐसे बोलते हैं WA ग्राम ऑफ ए अगर WC ग्राम ऑफ सी से कंबाइन करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है AXCZ। तो बोलते हैं कि जब B और C आपस में कंबाइन करेंगे तो यहां पे जो B और C का मास रेशियो होगा वो इस मास रेशियो के या तो इक्वल होगा या इस मास रेशियो के सिंपल रेशियो के इक्वल होगा। मींस अगर आपको लॉ को वेरीफाई करना है तो लॉ को वेरीफाई करने के लिए आप इसको ऐसे लिखोगे, अमाउंट ऑफ B divided by amount of C in compound BYCZ is equal to K times amount of B upon amount of C which combines with फिक्स्ड मास ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉ को वेरीफाई करना है और फिर उसके बाद अगर आप इस के वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, अगर के वैल्यू सिंपल रेशियो आती है, इफ के सिंपल रेशियो मींस 1 आ गई, 1/2 आ गई, 1/3 आ गई, 2/3 आ गई,
अगर के वैल्यू सिंपल रेशियो आती है मीन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो आप नोट कर लो, इसको लिखो सब कुछ। ये लिख लिया। अब आप लिखो इफ के इज सिंपल रेशियो, इफ के इज सिंपल रेशियो देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। ये लॉ सारे केमिकल चेंजेज में फॉलो होता है, न्यूक्लियर चेंजेज में ये फॉलो नहीं होता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लिमिटेशन क्या है आपको पता है? मैंने तो बताया नहीं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लिमिटेशन है कि अगर आप ऐसे कंपाउंड्स को कंसीडर करते हो जहां पे मोर देन 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, वहां पे ये लॉ फॉलो नहीं होता। अगर 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट का कंपाउंड है तो ऐसे कंपाउंड में आप इस लॉ को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिर्फ 2 एलिमेंट वाले कंपाउंड में ही फॉलो होगा, ठीक है? मोर देन 2 एलिमेंट वाले कंपाउंड में ये लॉ फॉलो नहीं होगा। बाकी अगर यहां भी आइसोटोप प्रेजेंट है सेम एलिमेंट का डिफरेंट कंपाउंड के अंदर, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने कंसिडर कर लिया कार्बन 12 को, और कार्बन डाइऑक्साइड में आपने कंसिडर कर लिया कार्बन 14 को, ठीक है? तो अगर आप उनके कंपाउंड्स में जो फिक्स्ड मास, एक एलिमेंट का मास को फिक्स करके दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो को अगर आप कंसीडर करोगे, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिंपल रेशियो है, ठीक है? तो हमने 3 एलिमेंट कंसीडर किए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग हमने ये कंपाउंड कंसिडर किया, कार्बन और ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग हमने ये कंपाउंड कंसिडर किया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग हमने ये कंपाउंड कंसिडर किया। कार्बन और हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग CO2 एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग H2O को कंसिडर करते हैं। अब हमें वेरीफाई करना है कि इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखो कैसे आप वेरीफाई करोगे। अब देखो मीथेन और CO2 दोनों में कार्बन एटम इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, एक एक कार्बन एटम दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है? तो आप कार्बन को फिक्स्ड एलिमेंट एज्यूम कर लो।
कार्बन को हमने फिक्स्ड एलिमेंट कंसिडर करते हैं। अब देखो मीथेन के फॉर्मेशन में कार्बन का कितना पार्ट इन्वॉल्व है? 12 पार्ट, 1 पार्ट नहीं 12 पार्ट बाय मास। ठीक है, तो 12 पार्ट बाय मास कार्बन का है और हाइड्रोजन का कितना है? 4 पार्ट बाय मास। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर करते हो तो कार्बन का 12 पार्ट बाय मास है और ऑक्सीजन का 32। अब देखो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, आप लॉ को वेरीफाई करना चाहते हो तो इस तरीके से लिखोगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज इक्वल टू K टाइम्स weight of hydrogen upon weight of oxygen which combines with fixed mass of carbon। जिसको फिक्स किया है आपने, जिस एलिमेंट को फिक्स्ड फॉर्म में आपने कंसिडर किया, उसको छोड़ करके जो बाकी दो एलिमेंट। अब इसमें वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन भी ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O में अगर आप देखो हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 16 पार्ट है, तो 2/16 इज इक्वल टू K टाइम्स वेट ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे कितना है इसके फिक्स्ड अमाउंट से रिएक्ट करने के लिए? 4 पार्ट, और यहां पे तो K वैल्यू क्या आई? 2 दिखाई पड़ रहा है, तो K इज इक्वल टू 1। इट मीन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। हाँ, होल नंबर वैल्यू, K वैल्यू सिंपल रेशियो होनी चाहिए। अब थोड़ा और टिपिकल केसेस लेते हैं, ठीक है। अब तक आराम कर रहे थे। केमिस्ट्री में एक बात बोली जाती है, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इस समय क्लास के स्लोएस्ट स्टेप तुम ही बने हुए हो। अगर एक केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करती है, ठीक है, रिएक्टेंट से लेकर के प्रोडक्ट तक कई स्टेप्स अगर इन्वॉल्व है, और उसमें मान लो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है, 3 स्टेप फास्ट है, 1 स्टेप स्लो है, तो वो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही डिसाइड करता है कि वो ओवरऑल रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो। अगर आपको पूरी रिएक्शन को फास्ट करना है तो आपको उसी स्लोवेस्ट स्टेप का रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसको इंक्रीज करने के लिए अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दो, वो वाला स्टेप फास्ट हो गया तो पूरी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। जैसे अगर इनको बूस्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर पूरी क्लास फास्ट चलने लगेगी, ठीक है। तो ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, नेचुरल फिनोमिना। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। एल्युमिनियम है हमारे पास, कार्बन है और ऑक्सीजन है। एल्युमिनियम और कार्बन के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड हमने कंसिडर किया एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, ठीक है। यहां पे देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, तो कंपाउंड क्या बन गया? Al4C3। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग और कार्बन और ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग, आप देखो कोई भी दो कंपाउंड में किसी एलिमेंट का नंबर फिक्स नहीं है।
इसलिए मैंने बोला ये टिपिकल केस। अब ऐसे केसेस में आप किसी को भी फिक्स्ड एलिमेंट ले सकते हो। किसको फिक्स करूं आप बताओ? एल्युमिनियम को फिक्स कर लें? चलो ठीक है, तो ये फिक्स्ड एलिमेंट तो आप इस कंपाउंड में देखो एल्युमिनियम के 4 एटम है और यहां पे एल्युमिनियम का 2 एटम है, तो 4 एटम का मास को फिक्स कर दो। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 27। तो 27 इंटू 4 कितना हो गया? 1। अच्छा, 108 पार्ट एल्युमिनियम का है और इससे कार्बन का 36 पार्ट रिएक्ट करेगा। अगर 108 पार्ट हमने एल्युमिनियम का कंसिडर किया तो उससे कार्बन का 36 पार्ट रिएक्ट करेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एल्युमिनियम कार्बाइड। अब जरा इस कंपाउंड को देखो, 54 पार्ट अगर हमने एल्युमिनियम का कंसिडर किया तो उससे 48 पार्ट ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है। 54 से 48 तो 108 से 96, ये भी डबल हो जाएगा। भाई यहां पे 2 एटम है एल्युमिनियम के, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। 27 इंटू 2 54 पार्ट एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ 48 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमने अमाउंट तो ये वाला फिक्स किया है, तो 108 से इसका अमाउंट भी डबल हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करते हैं तो CO2 बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के अमाउंट का जो रेशियो है इन CO2, दिस मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन which combines with fixed mass of एल्युमिनियम। ठीक है, तो CO2 में अगर आप देखो कार्बन का 12 पार्ट और ऑक्सीजन का 32 पार्ट है, इज इक्वल टू K टाइम्स वेट ऑफ कार्बन ठीक है भाई। इधर 2 एल्युमिनियम एटम है, तो 2 एल्युमिनियम एटम है तो 3 ऑक्सीजन एटम होंगे। अगर 4 एल्युमिनियम एटम कंसिडर करोगे तो 6 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए। तो 6 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 96। अगर हम KI2 को मिक्स करते हैं वो हाफ हो जाता है। हाँ, तो इधर हाफ हो जाता है। फ्रैक्शन को भी आप सिंपल रेशियो के टर्म्स में तो लिख ही सकते हो, जैसे 0.5 आया 1/2 लिख सकते हो। अगर 0.333 आता है, वैसे तो ये 0.33333 आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, तो उसको 1/3 लिख सकते हो। समझ में? तो आप फ्रैक्शन को सिंपल रेशियो के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेगेटिव में वैल्यू आ ही नहीं सकती, अमाउंट की बात कर रहे हैं। मास कभी नेगेटिव होता है क्या? हाँ? अरे आंसर आना ही नहीं चाहिए।
वेरीफाई करके दिखाओ लॉ ऑफ रिस्क। हाँ चलो कार्बन को फिक्स कर लो, फिक्स्ड एलिमेंट है कार्बन। के वैल्यू क्या आई 1/9 है तो सिंपल रेशियो, बट मुझे इसकी क्रेडिबिलिटी पे पूरा पूरा वन बाय 9 आ रहा है। अब लगता है मानना पड़ेगा। तो कार्बन को हमने फिक्स्ड एलिमेंट लिया, कार्बन का 36 पार्ट को फिक्स कर लिया, ठीक है। तो कार्बन के 36 पार्ट से ऑक्सीजन का 32 पार्ट रिएक्ट करेगा। यहां पे देखो कार्बन के 12 पार्ट्स, आप इसको ऐसे देखो, एक कार्बन एटम है तो 2 सल्फर एटम है, तो 3 कार्बन एटम होगा तो 6 सल्फर एटम होगा, यानी कि सल्फर का जो अमाउंट हम कंसिडर करेंगे वो कितना हो जाएगा 32 इंटू 6 पार्ट। फाइव किस हिसाब से बोल रहे हैं? बहुत मान हो। तो फिर क्या लिखोगे? वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इन SO3। तो वेट ऑफ सल्फर कितना होगा 32, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 48। अरे इधर समझ लो, वेट ऑफ सल्फर कितना है 32 पार्ट, वेट ऑफ ऑक्सीजन 48 इज इक्वल टू K टाइम्स वेट ऑफ सल्फर 32 इंटू 6 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन 32, ठीक है। तो K वैल्यू क्या आ गई? K वैल्यू 2/18 मीन्स 1/9, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर। क्वेश्चन नंबर 7।
खोपड़ी लगाओ। ए बी सी ये 3 एलिमेंट है। बोला है यहाँ पे 61.8 ग्राम ऑफ ए combines with 80 gram of B and 30.9 gram of A combines with 106.5 gram of C। तो अगर 30.9 ग्राम को डबल करते हो तो ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अगर 30.9 ग्राम 106.5 ग्राम से रिएक्ट करता है तो इसका डबल अमाउंट कितना रिएक्ट करेगा? 213 ग्राम से रिएक्ट करेगा। 106.5 इंटू 2 कितना हो गया? 213। तो ये वैल्यू हो जाएगी 213 ग्राम। अब बोल रहे हैं बी एंड सी कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड CB2। B and C combines to form compound CB2. Atomic weight of C and B are respectively 35.5 and 6.6. Atomic weight of C given है 35.5 and atomic weight of B given है 6.6। आपसे बोल रहा है कि show that the law of reciprocal proportion is followed। तो आप यहां पे लिखोगे weight of C upon weight of B in CB2 is equal to weight of C upon weight of B which combines K times which combines with fixed mass of A। तो CB2 में इनका वेट क्या हो जाएगा? 35.5 अपॉन 6.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 13.2। 35.5 अपॉन 13.2 इज इक्वल टू K टाइम्स अमाउंट ऑफ C कितना है? 213 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ B 80। तो यहां से आप K वैल्यू कैलकुलेट कर लो। K वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आएगी। अब आप नोट करो फिफ्थ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम लिखो। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम
लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, gases reacts with each other in terms of simple ratio of their volumes, and if the product is also in gaseous state, then the volume of the product also bears a simple ratio with the volume of gaseous reactants, if with the volume of gaseous reactants if all volumes are measured under identical condition of temperature and pressure, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए होल्ड करता है। जैसे देखो, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया। अगर आप यहां पे देखो, आप ये लिख सकते हो 1 molecule of nitrogen combines with 3 molecule of hydrogen to produce 2 molecule of ammonia। ठीक है, 1 molecule of nitrogen combines with 3 molecule of hydrogen to produce 2 molecule of ammonia। तो फिर आप ये भी लिख सकते हो therefore Na molecule, Avogadro number of molecule of nitrogen combines with 3 into Avogadro number molecule of hydrogen to produce 2 into Avogadro number of molecule of ammonia। तो Avogadro number of molecule is equal to 1 mole। तो आप बोल सकते हैं 1 mole of nitrogen combines with 3 mole of hydrogen to produce 2 mole of ammonia। ठीक है, अब देखो, अगर हम इन सारे नंबर ऑफ मोल को आइडेंटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे कंसिडर करें, मान लो एसटीपी हमने यहां पे कंसिडर किया है कंडीशन, तो 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है? 22.4 लीटर। तो आप बोल सकते हो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अगर 22.4 से तीनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ अमोनिया। अब जरा आप यहां पे मोलर रेशियो को देखना, इट इज अ सिंपल रेशियो 1:3:2। वॉल्यूम रेशियो भी क्या है? 1:3:2। तो गैसेस जिस मोल रेशियो में कंबाइन करते हैं वो हमेशा उसी वॉल्यूम रेशियो में भी कंबाइन करते हैं। इसका मतलब सिर्फ गैसियस फेज रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन वॉल्यूम के टर्म्स में भी पॉसिबल है। आप इसको लिख लो, फॉर गैसियस फेज रिएक्शन ओनली stoichiometric comparison is also possible
stoichiometric for gaseous phase reaction only. Stoichiometric comparison is also possible in terms of volume. In terms of volume, if all volume are measured under identical condition of temperature and pressure. If all volume are measured under identical condition of temperature and pressure. ठीक है, तो बस लॉज की एनालिसिस कंप्लीट हो गई. अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. टेस्ट में लॉज सारे पूछे जाएंगे.